स्टडी यूपी पीईटी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आए हुए पूर्व परीक्षाओं में प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी खुदाई, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, चौथा ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ। तो इन ऑप्शनों में आपको चूज करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिससे के द्वारा हमें पता चला सिंधु घाटी की सभ्यता पर। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। पुरातत्व संबंधी खुदाई। हाँ दोस्तों, क्योंकि पुरातत्व की खुदाई से ही हमें सिंधु घाटी के स्थलों के विषय में और उसकी संस्कृति के विषय में पता चला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, दूसरा ऑप्शन है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरा ऑप्शन है मंदिर, चौथा ऑप्शन है लिपि। आपको बताना है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत निम्न में से किसके द्वारा हमें पता चलता है कि वहाँ के निवासी किस प्रकार रहते थे। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दूसरा ऑप्शन है EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। तीसरा ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। चौथा ऑप्शन है अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर कहाँ थी? दक्षिण मेसोपोटामिया में के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गॉर्डन, मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि एम रफीक, मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक साहित्य में, चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में। हमें बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस संस्कृति से मिला है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति से। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यह लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे हैं। चांदी के लिए मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला हरा, तीसरा ऑप्शन है पांडु। आपको बताना है कि बर्तनों पे कौन से रंग का उपयोग हुआ था। चलिए हम
आंसर देखते हैं, लाल रंग का। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पूर्व आर्य, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है मौर्य काल, चौथा है कुषाण काल। आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ। उत्तर देखते हैं, पूर्व आर्य। व्याख्या देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंथल सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरस्थल से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गैंडा, चौथा ऑप्शन है बाघ। आपको बताना है कि किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। टेराकोटा मिट्टी की बनी मूर्तियों को कहते थे। जो आग में जो पकी मिट्टी थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गाय का निरूपण नहीं हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि पशुपति जो थे उनके पद्मासन मुद्रा में वो बैठे हुए थे और उनके पद्मासन मुद्रा के नीचे 5 प्रकार के पशुओं का चित्रण था। तो 5 प्रकार के पशुओं का जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है और गाय का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन गाय होगा कि गाय सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी उसका अवशेष नहीं मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन काल के कुछ स्थल हैं सिंधु सभ्यता के। सूची 2 में पुरातत्व खोज का उन स्थलों से कौन सी खोज हुई, इसका मिलान करना है आपको। लोथल, पहला ऑप्शन लोथल है, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा है, तीसरा ऑप्शन धौलावीरा, चौथा ऑप्शन बनावली। आपको बताना है कि लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला और धौलावीरा से क्या मिला और बनावली से क्या मिला। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला, धौलावीरा का सही ऑप्शन है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला और बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। तो इसको एक बार पुनः दोहरा लीजिए और इसको स्मरण रखिए क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक बार अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। चौथा व्याख्या है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो हरियाणा से हमें हल्की प्रतिकृति मिली,
गुजरात के धौलावीरा से हमें 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। राजस्थान से हमें राजस्थान का कालीबंगा क्षेत्र से हमें जुता हुआ खेत मिला। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोथल से वहाँ लोथल था जो कि बंदरगाह था हड़प्पा संस्कृति का, वहाँ से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा में, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, चौथा ऑप्शन है लोथल में। तो देखिए अभी हमने व्याख्या में देखा कि जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला था, हमें राजस्थान के कालीबंगा से मिला था। सही ऑप्शन है कालीबंगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करिए। सूची 1 में हड़प्पा के स्थल दिए हैं, सूची 2 में नदियां दी हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा आपको बताना है किस नदी के किनारे था, हस्तिनापुर बताना है, नागार्जुन कोंडा बताना है किस नदी के किनारे था, पैठन बताना है किस नदी के किनारे था। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा गोदावरी नदी के किनारे, और पैठन जो था नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे था, पैठन जो था वो गोदावरी नदी के किनारे था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में जो है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती यानी स्थल दिए हुए हैं। सूची 2 में नदी दी है जिस पर वह के पास अवस्थित था। तो आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था, रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो अभी हमने देखा हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था, और इसमें देखेंगे आप तो कालीबंगा को आप देखेंगे तो ये लोथल आप पहले देखिए, लोथल को मिलाइए, हड़प्पा को मिलाएंगे रावी नदी से, लोथल को मिलाएंगे भोगवा नदी से, और रोपड़ को मिलाएंगे सतलज से क्योंकि रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा आपका मिल जाएगा घग्गर से। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ, देखिए हड़प्पा को रावी नदी के पास अवस्थित था, कालीबंगा घग्गर नदी के पास अवस्थित था, लोथल भोगवा नदी के पास अवस्थित था, और रोपड़ सतलज नदी के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, तीसरा ऑप्शन है लोथल से, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा से। तो महान स्नानागार आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए उत्तर देखते हैं। मोहनजोदड़ो से। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में एक स्नान कुंड था जिसकी लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई 2.3 मीटर थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? पहला ऑप्शन है रोपड़ से, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा से। आपको बताना है विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया था। तो अभी हमने देखा इससे पूर्व प्रश्न में, चलिए उत्तर लगाइए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है क्योंकि एक नगरीकृत व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता में व्यापार जो था वो अन्य देशों के साथ भी था। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। डी चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ चुके हैं कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ पर लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत ऑप्शन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ पे नहीं होगा। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस काल में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार की उन्नत साक्ष्य मिले हुए हैं।
मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। इसीलिए सैंधव सभ्यता को हम मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमें मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं, वो मातृ शक्ति को प्रदर्शित करती हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता मानी जाती है, पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। तो आपको इसमें सही का चयन करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में नगर नियोजन के लिए बिल्कुल जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। लेकिन आपको इसमें से सबसे सटीक उत्तर चुनना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। चारों ही उत्तर सही हैं, क्योंकि ये अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे की निश्चित योजना के अनुसार बताए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। और इसमें जब ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, तो इसमें ये प्रश्न कैंसिल कर दिया गया था, और जो क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है। आलमगीर आपने पढ़ा है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आलमगीर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है। तो ये तो सही, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। बनावली हरियाणा में बनावली जो था, आपको देखना है बनावली कहाँ पे था। और दैमाबाद आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, दैमाबाद जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। और राखीगढ़ी जो था वो राजस्थान ऑप्शन दिया है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर देखते हैं। तो राखीगढ़ी राजस्थान से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में था, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास अवस्थित था। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी, और अन्य सुमेलित हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शंहू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टेन ने। आपको बताना है चहुंदड़ों का उत्खनन किसने किया था, उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, किनके कहने पर किया गया था। सही ऑप्शन देखते हैं। J.H. मैके, J.H. मैके ने किया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने किया, तथा 1935 में ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। मैके ने यहाँ मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। चहुंदड़ों में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, तो वो गुजरात में है। और आलमगीरपुर जो है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल था, उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा जो है और हड़प्पा, अब आपको बताना है इन दोनों ऑप्शन में। चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माउंट गोमरी, वर्तमान में शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है।
आपको चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सौराष्ट्र में रंगपुर था, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। व्याख्या देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है। आपके ऑप्शन है जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। आपको चारों ऑप्शन में बताना है दधेरी कहाँ का हड़प्पा स्थल है। उत्तर है पंजाब का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दधेरी एक पर्वतीय पुरस्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी एक स्थल जहां चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित रहा है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब आर्य आए तो उन्होंने किस प्रकार के मृदभांड बनाए, और जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड थे तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लाल मिट्टी के बने होते थे जिसपे काली डिजाइन बनी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देख चुके हैं पहले भी कि लोथल जो था वो एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, और ये गुजरात में अवस्थित था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरस्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव में से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। आपको बताना है लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित था। भोगवा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, माही नदी के तट पर, या भीमा नदी के तट पे। अभी हम देख चुके हैं दोस्तों कि लोथल जो था वो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957-58 ईस्वी में खुदाई कराई गई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो देखिए आपको लोथल से संबंधित 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोथल एक तो भोगवा नदी के तट पे था, दूसरा जो है इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, तीसरा आपको याद रखना है कि हड़प्पा कालीन ये बंदरगाह था, और चौथा एक चीज़ और कि ये गुजरात में अवस्थित था। तो ये 4 बातें थी जो लोथल के लिए थी। और हमें लोथल से क्या मिला है, जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके थे कि हमें लोथल से जुता हुआ खेत मिला है, और साथ ही में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। आपको बताना है, अभी हम देख चुके हैं कि लोथल कहाँ अवस्थित है, गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो उत्तर है लोथल था। और लोथल के अलावा सुतकोट्टा को भी कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जो कि गुजरात में अवस्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से पत्तन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है। आपके ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल कौन सा है जो भारत में अवस्थित हो। भारत का बताना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। राखीगढ़ी। व्याख्या देख लेते हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। अगर हम पूरे सैंधव सभ्यता की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, तो
राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला कौन है? मोहनजोदड़ो के बाद। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो अगर भारत की हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहला बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी हो गया। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया था कि दूसरा कौन सा सबसे बड़ा स्थल था, तो हम धौलावीरा का चुनाव करेंगे। और अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन था, तो हम मोहनजोदड़ो का विकल्प चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, पहला सिंधु, दूसरा चिनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वो किन किन नदियों, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा विकल्प होंगे, तो किन नदियों के किनारे बसी थी। तो आप सही उत्तर का चयन करें। सिंधु नदी के पास तो अवस्थित थी क्योंकि सिंधु सभ्यता इसीलिए उसको कहा गया। चिनाब के पास भी अवस्थित थी क्योंकि चिनाब के पास में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो मिला था। और झेलम भी सही ऑप्शन है। गंगा के पास आप देख सकते हैं कि गंगा के पास ऐसा कोई स्थल नहीं मिला। जो सबसे उत्तरी स्थल मिला तो वो आपका आलमगीरपुर मिला। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सिंधु के किनारे थी, चिनाब के किनारे थी और झेलम के किनारे थी। गंगा के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की कोई स्थल नहीं मिला है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियों तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधी कोई विशिष्ट उत्खनन स्थल नहीं है, तथापि सामान्यतः झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। झेलम के तट पे कोई ऐसा बड़ा स्थल तो नहीं मिला था, लेकिन चूंकि आसपास का एरिया पूरा, अगर आप उसका एक स्क्वायर खींचेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो उसके अंदर झेलम नदी भी आती थी, तो इसलिए माना गया कि झेलम भी उसका क्षेत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, पहला ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा ऑप्शन है कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में, चौथा ऑप्शन है मातृ शक्ति में। आपको सही उत्तर का चुनाव करते बताना है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे किस चीज में विश्वास करते थे, उनकी आस्था किसमें थी। तो जैसा हम देख चुके हैं, हमने पढ़ा भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मातृ देवी की उपासना की जाती थी और इसीलिए जो है वो लोग ज्यादा मूर्तियां मातृशक्ति की मिली हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। मातृशक्ति, ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना ही व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियां आदि से जो चित्त उभरता है, उसमें नारी यानी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए कहा जाता था कि सिंधु सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक समाज को प्रदर्शित करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पहला ऑप्शन है पशुपति की, दूसरा ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा की, चौथा ऑप्शन है विष्णु की। तो हमने जैसा पढ़ा भी था कि पशुपति की मूर्ति मिली थी और वो पद्मासन मुद्रा में बैठे, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाएं ओर चीता और हाथी तथा बाएं ओर गेंडा और भैंसा चित्रित किए गए। यहाँ चीता जो है उसको बाघ भी मान सकते हैं आप, चीता भी है, बाघ भी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त होती हैं जो शिव पूजा से संबंधित की जाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है क्लाइव, चौथा ऑप्शन है कर्नल टाग।
तो आप इसमें उत्तर को जो है एलिमिनेशन विधि से भी आप कर सकते हैं कि क्लाइव तो आप जानते नहीं होगा, क्योंकि क्लाइव तो ये बाद में हुए थे राष्ट्रीय आंदोलनों के समय। चलिए सही उत्तर का चयन करते हैं, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा के टीलों की खुदाई की थी। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो आपको बताना है जो प्रमुख दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसा अभी हम पिछली स्लाइड में देख भी चुके थे कि जो है राखलदास बनर्जी ने लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था, वहीं दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के प्रांत से हड़प्पा के टीलों का पता लगाया था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन का चुनाव आराम से कर सकते हैं कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्रमुख रूप से। तो उसमें दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की और राखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। सही उत्तर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से। दूसरा ऑप्शन बताना है लोथल किससे व्यक्ति से संबंधित थे, और तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा किससे संबंधित है, चौथा ऑप्शन बताना है धोलावीरा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपने अभी पढ़ा जैसे हड़प्पा जो था वो दयाराम साहनी से संबंधित था, बाकी आप इसको एलिमिनेशन विधि से अलग कर लीजिए। बाकी आप तीनों में देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो वीके थापर से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य तीनों संबंधित हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, लोथल का उत्खनन SR राव ने किया था, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा स्थल किसने खोजा था। बाकी विस्तृत रूप से हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एक बार आपको अगर इसको स्मरण करने में दिक्कत हो रही हो तो आप पुनः वो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए और सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को दोबारा पढ़ डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। पहला ऑप्शन है A कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर होगा, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज F डेल। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा जो था वो उत्खनन को महत्व को समझ नहीं पाया था। आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। A कनिंघम। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वो हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके। किंतु तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों के विस्तृत उत्खनन करवाया। तो A कनिंघम महोदय जो थे वो नहीं जान सके कि हड़प्पा स्थल के विषय में। और आपको यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको जो दिशा निर्देशन दिए थे वो जॉन मार्शल ने दिए थे। ये प्रश्न भी पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को ने किसके दिशा निर्देशों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की थी। तो ऑप्शन में A कनिंघम भी दिया था, जॉन मार्शल भी दिया था तथा दो अन्य ऑप्शन दिए थे। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है क्योंकि A कनिंघम का भी नाम बहुत जगह आया है पुरातात्विक खुदाइयों में, इसलिए जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों पे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इन स्थलों की खोज की थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है के.एन. दीक्षित, तीसरा ऑप्शन है एम.एस. वत्स, चौथा ऑप्शन है वी.ए. स्मिथ। आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यक्ति जो था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। चलिए उत्तर देख लेते हैं। वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ का कोई संबंध नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। इसमें पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः यह स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा की सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारत वेद एवं कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं में अवशेष मिले हैं? घरों में कहाँ से हमें घरों के अंदर कुएं के अवशेष मिले हैं सिंधु सभ्यता के स्थल में? आपका ऑप्शन है पहला हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। आपको सही उत्तर का चयन करना है और ये बताना है कि कहाँ किस स्थल में जो है घरों के अंदर से कुएं के अवशेष मिले हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तर के हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा एवं मनके बनाने के वाले तांबे एवं सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशाला भी प्रकाश में आई है। तो अब आप जब देखिए कोई भी प्रश्न की जब आप व्याख्या पढ़ रहे हैं उत्तर की, तो आप देखिए उस व्याख्या में भी कितने सारे हमें तथ्य जानने को मिल जाएंगे, जिससे कि उससे भी संबंधित प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में बन सकता है। अब आप देखिए तो ये पूछा जा सकता है कि जो पूछा भी गया है पूर्व परीक्षा में कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस ओर अवस्थित था, दाहिने की बाएं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी के दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। इसी प्रकार जो है आपको ये ध्यान रखना है कि हल से जुते हुए खेत जो थे वो कालीबंगा से उसका साक्ष्य मिला है। साथ ही लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है और मनके बनाने का कारखाना मिला है। तांबे एवं सोने का काम करने वाले शिल्पियों की एक उद्योगशाला, मतलब पूरी की पूरी एक तरीके की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा ऑप्शन है भारत के पंजाब राज्य में, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? आपको बताना है कि कौन सी चीज पहले खोजी गई और भारत में पहले कौन सी चीज आई। पहला ऑप्शन है सोने के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा ऑप्शन है लोहे का हल, चौथा ऑप्शन है नगर संस्कृति। तो आपको एक क्रम से ये व्यवस्थित करना है और ये बताना है कि कौन सी चीज पहले आई, उसका एक क्रम बताइए। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहला है नगर संस्कृति भारत में आई, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद जो है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके पश्चात सोने के सिक्के। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के चोंदड़ो, हड़प्पा, चोंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले
सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? पहला ऑप्शन है सोने का, दूसरा ऑप्शन है चांदी का, तीसरा ऑप्शन है तांबा का, चौथा ऑप्शन है लोहा का। आपको बताना है कि कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग की गई मानव द्वारा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तांबा। व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में। आपको सही उत्तर का चयन करना है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा की किस जगह से मिला है? सही ऑप्शन है लोथल में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा इस संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो कि लोथल जो है वो गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपको बताना है किस धातु, कौन सी धातु अभी तक हड़प्पा में नहीं मिली है खनन में। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये तांबा तो कांस्यकालीन सभ्यता ही थी, तो तांबे के साथ टिन मिलाकर ही कांसा बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो स्वर्ण भी जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में बाहर से मंगाया जाता था। चांदी भी का भी आयातित वस्तु थी। चौथा ऑप्शन है लोहा। लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी उत्खनन से ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये पता चले कि सिंधु काल के लोग लोहे से परिचित थे। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा माना जाता है। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो अगर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोहे का ज्ञान कब से भारत में हुआ, तो आप ये बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में, जिसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है बनावली। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं कि आपने अभी पढ़ा था 2-3 प्रश्न पहले ही कि लोथल भोगवा नदी के पास स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो था आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के दाहिने तट पर स्थित है। आलमगीर जो उत्तर प्रदेश का स्थल था वो हिंडन नदी के पास में स्थित था। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। ये बनावली होगा। बनावली जो था वो हरियाणा राज्य में स्थित था। ये हड़प्पा स्थल जो था घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में था। चलिए नया अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है कि आपको इसमें देखना है कि एक से अधिक उत्तर सही होंगे, और इसमें सब उत्तरों को आपको देखना है कि कौन कौन से तथ्य सही हैं, तो सही तथ्यों का चयन करना है। तो पहला है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो बात सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही लग रहा है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा जाता था। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं,
धौलावीरा से मिले हैं, कोट द्विजी से मिले हैं या आमरी से मिले हैं? आपको सही उत्तर का चयन करना है। धौलावीरा से मिले हैं शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम जो थी वो राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ रण के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की थी। धौलावीरा से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। तो आपको इसमें से ध्यान रखना है धौलावीरा के विषय में कि धौलावीरा से हम जो है वो गुजरात में अवस्थित है। साथ ही इसकी खोज जो थी आर.एस. बिष्ट ने की थी और यहाँ से हमें शैलकृत जलकुंड मिला है। और ये भारत में अवस्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा है? राखीगढ़ी है। और अगर हम पूरे सिंधु सभ्यता के स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है मानव शवाधान, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के शवाधान, तीसरा ऑप्शन है आवासीय भवन और चौथा ऑप्शन है रक्षा की दीवार। आपको बताना है कि हड़प्पा स्थल सनौली, सनौली कहाँ है? पहले तो आप ये ध्यान करिए, सनौली बागपत में है। यहाँ से हमें क्या मिला है? आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अभी देखा होगा आपने कि हाल फिलहाल जो है वो सनौली पर एक सीरीज डिस्कवरी द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। उसमें एक अच्छे से जो है इस बात को दिखाया गया है कि सनौली में किस प्रकार हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो किस प्रकार विकसित थी। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मानव शवाधान जी, इसमें दिखाया भी गया है कि मानव शवाधान की एक साथ कई मानव शवाधान जो हैं वो मिले हुए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। और इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है मिस्र में, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया में, तीसरा ऑप्शन है मध्य अमेरिका में और चौथा ऑप्शन है भारत में। आपको बताना है कि इन निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है कि जहाँ वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। भारत में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत में कपास यूनान गई। भारत से जो कपास थी वो यूनान गई, जिसे यूनानी लोग हिंडन नाम से जानते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, तीसरा ऑप्शन है लोथल से, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर का चयन करिए दोस्तों। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है बैल का नहीं, दूसरा बताना है कि हाथी का, तीसरा है घोड़े का, चौथा है भेड़ का। आपको बताना है कि किसका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, आपको बताना है कि मोहरों पर किसका अंकन नहीं मिलता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। घोड़ा का अंकन नहीं मिलता, जबकि बैल का, हाथी का और भेड़ा का मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। अश्व से कैसे कह सकते हैं हड़प्पा? क्योंकि अश्व की कुछ अवशेष मिले हैं
साथ ही सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उनके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। कुबड़ वाला बैल सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा पूजनीय था पशुओं में। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के दाएं ओर हाथी और चीता और बाईं ओर गेंडा और भैंसा और पैरों के नीचे हिरण अंकित है। पैरों के नीचे 2 हिरण अंकित थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। पहली ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरी ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है सुमेरिया और चौथा ऑप्शन है चीन। आपको बताना है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन संस्था सभ्यता कौन सी थी। सही उत्तर देखते हैं सुमेरिया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया के पास जो सभ्यता थी उसको सुमेरिया सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। आपको सही उत्तर बताना है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया सबसे पहले। चलिए सही उत्तर देखते हैं भारत में। चलिए उसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत में कपास यूनान गई, जिसे हिंडन यूनानी जो थे हिंडन नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में खेती जो थी वो 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज समाप्त हुई और दोस्तों जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ सभी विषयों को सार्वगर्भिक रूप से भी पढ़ें और उनके प्रश्नों को भी हल करें। और इसी तरह हम आपके लिए रोचक और नई नई सीरीज लाते रहेंगे। तो बहुत